पर लेके गए थे, मेरी आंखों में आंसू थे। 3,20,25,000 USDT कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट कर मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। लंबे अरसे बाद पहला व्लॉग सादुर रहमान उर्फ डकी भाई फट पड़ा। मैंने मार खा ली इसके बदले, मैंने कहा मुझे मारो जितना मारना है। अपने ऊपर होने वाले मुजालिम की तमाम दास्तान सुना दी। डिपार्टमेंट में बात आउट कर दी, ये लोग घबरा गए, इन्होंने फटाफट कोर्ट में रिकवरी डाल दी, जिसकी वजह से मजबूरन एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब को दर्जनों पॉडकास्ट मजीद देने पड़े कि 3,26,000 हमने इस बंदे से बरामद कर लिया है, जबकि वो बरामदी की नीयत से ट्रांसफर नहीं किया गया। हाँ, वो तो मैंने डिपार्टमेंट में बात आउट कर दी, तो फिर आपको स्टोरी बनानी पड़ी इसकी। कैसे कैसे इसको इसलिए मारा गया कि हमें हमारी पसंद की चीज दो। पर लेके गए थे, मेरी आंखों में आंसू थे। किन किन अफसरान ने इससे रिश्वत मांगी, डकी भाई के साथ क्या हुआ, आइए आपको सब बताते हैं। नाजरीन, कभी कभी एक हंसाने वाला, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने वाला शख्स खुद दुनिया के सबसे अंधेरे लम्हात में कैद हो जाता है। वो शख्स जो बरसों तक लोगों को खुशी देता रहा, आज पहली बार अपनी ही आंखों में वो आंसू लेकर आया है जो शायद इसने किसी के सामने कभी ना बहाए। डकी भाई सादुर रहमान, एक नाम, एक शनाख्त, एक मुस्कुराहट, लेकिन इस बार इनकी कहानी मुस्कुराहट की नहीं, दर्द की है। मैं इनके साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहा हूँ, वो फिर भी मुझे मारी जा रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। सोकर उठने की एक आम सुबह, घर में खुशी का माहौल, मेहमान, हंसी मजाक, दावतें और फिर एक गैर मुल्की इवेंट के लिए पैकिंग। एक आम दिन, एक नॉर्मल लम्हा, मगर वो लम्हा इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनकर सामने आया। डकी अपने घर से निकले तो खुश थे, पैकिंग मुकम्मल, टिकट तैयार, फैमिली साथ और दिल मुतमईन, लेकिन इन्हें खबर तक न थी कि आने वाले चंद घंटे इनकी जिंदगी बदल देंगे, इनका एतमाद तोड़ देंगे और इनकी आवाज को 100 रोज के लिए खामोशी में दफन कर देंगे। अगले दिन 17 अगस्त सन 2025 लाहौर एयरपोर्ट, डकी भाई को अचानक रोक लिया जाता है। कोई वार्निंग नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, बस एक जुमला, सर आप गिरफ्तार हो चुके हैं। वो हंसा देते थे लोगों को, मगर आज वो खुद हैरान थे, परेशान थे और बेबस थे। गिरफ्तारी के बाद शुरू होता है वो सिलसिला जिसे सुनकर दिल कांप जाता है। 5 रुपए का एक नया सफा आता है, हम एक नई FIR लिखेंगे और आपको पकड़ लेंगे। डकी भाई बताते हैं कि मुझे मारा गया, मुझ पर तशद्दुद हुआ, ऐसे सवाल पूछे गए जिनका मैं जवाब भी नहीं जानता था। उन्होंने बताया कि एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी ने मुझसे रिश्वत मांगी, NCCI के अफसरान ने मुझसे 9 करोड़ रिश्वत मांगी। इसने मेरे से जबरदस्ती 3,26,000 USDT, जिसकी PKR के अंदर वैल्यू बनती है 9 करोड़ पाकिस्तान, 60 लाख रुपए अलग लिए, ये कहकर कि हम तुम्हारी बीवी का नाम निकाल देंगे। और फिर एक जुमला जो दिल को काट देता है। डकी ने कहा कि मुझे इसलिए मारा जाता था क्योंकि मैं इनको इनकी पसंद की चीज नहीं लाकर देता था। सोचिए जरा, एक यूट्यूबर जिसका हथियार सिर्फ कैमरा है, जिसकी कमजोरी सिर्फ इसकी फैमिली है, इसको अंधेरे कमरों में बंद करके मारा जाता सिर्फ इसलिए कि वो पैसे ना दे। शोएब रियाज सरकारी ओहदे वाला इंसान जिसका काम सिर्फ इंसाफ होना चाहिए था। डकी कहते हैं कि इस शख्स का एक ही काम था, मुझे पैसे दो। बंदे का काम सिर्फ और सिर्फ मेरे से पैसे मांगना है। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये ताकत और बेबसी की वो जंग थी जिसमें कमजोर हमेशा हारता है। और डकी भाई, जिन्हें लाखों लोग देखते हैं, जिन्हें लोग स्टार समझते हैं, वो भी वहाँ एक आम कैदी की तरह तन्हा, खामोश और लाचार थे। याद रहे कि डकी भाई पर जुआ ऐप को प्रमोट करने पर NCCI ने गिरफ्तार किया था। 3.5 माह। सोचे क्या गुजरती होगी जब एक आदमी को मालूम ही नहीं कि इसकी फैमिली कैसी है, इसके घर वाले ठीक है या नहीं, इसकी माँ रोती तो नहीं, इसकी बीवी डर तो नहीं गई, और बाहर बैठे लोग सोशल मीडिया पर क्या कह रहे हैं। आज जब 100 दिन बाद वो कैमरे के सामने आए तो वो हंसता हुआ डकी नहीं था, वो ट्रोल्स को जवाब देने वाला डकी नहीं था, वो कैमरा घुमाकर जुगते मारने वाला डकी नहीं था। आज इसकी आंखों में सिर्फ एक दर्द था, एक सवाल था, और जब उसने रोते हुए कहा मैं सिर्फ माफी मांगने आया हूँ, तो इस एक लम्हे में हर सुनने वाले के दिल में चुभने वाली खामोशी उतर गई।
उसने कहा कि अगर मेरे किसी कंटेंट ने, किसी लफ्ज ने, किसी वीडियो ने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो मैं पूरी कौम से माफी मांगता हूं। ये अल्फाज एक यूट्यूबर के नहीं थे, ये अल्फाज एक जख्मी इंसान के थे। आज ढक्की भाई ने जिस सच को बताया उसने पूरे सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। कुछ लोगों ने कहा ये इसके साथ गलत हुआ है, ऐसे अफसरान को सजा होनी चाहिए। कुछ ने कहा कि अगर पैसे वाले को भी इंसाफ नहीं तो फिर इंसाफ किसको मिलता है। दूसरों ने कहा ये सब ड्रामा है। कुछ ने हमदर्दी की, कुछ ने तंज किया, कुछ ने इसे बहादुर कहा, कुछ ने इसे झूठा कहा। लेकिन असल सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये है कि अगर एक ऐसा बंदा जिसे पूरी कौम जानती है, जिसके पास पहचान है, रसाई है, आवाज है, अगर वो इंसाफ के लिए रोता हुआ नजर आ रहा है तो फिर वो आम इंसान, वो गरीब जिसके पास ना आवाज है, ना वसाइल है, ना कोई सुनने वाला, वो कहां जाए? इसे कौन इंसाफ देगा? 100 दिन तक जुल्म सहता रहे तो एक आम आदमी 100 साल भी रोए तो शायद कोई ना सुने। ये केस सिर्फ ढक्की भाई का नहीं, ये सवाल है उस पूरे सिस्टम पर, उस ताकत के नशे पर, उस कानून पर जो ताकत वालों के सामने खामोश और कमजोरों के सामने जालिम होता है। आखिर में सिर्फ यही कहना है, अगर हंसाने वाला व्लॉगर इंसाफ न मिलने पर रो पड़े तो जरा सोचिए इस मुल्क में वो लोग क्या करते होंगे जिन्हें कोई जानता भी नहीं, जिनकी आवाज कहीं रिकॉर्ड भी नहीं होती, जिनके लिए ना मीडिया बोलता है, ना अदालत जल्दी फैसले करती है और ना ही कोई अफसर माफी मांगता है। मुंसिफ सिर्फ बनते नहीं, साबित भी होते हैं। और जो दिन ढक्की भाई पर गुजरा वो आज हम सब से पूछ रहा है, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो फिर इस मुल्क में एक आम इंसान को क्या मिलता होगा? नाजरीन, आपको क्या लगता है, ढक्की भाई के साथ जुल्म हुआ या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइए और साथ ये भी बताइए कि अदालतों में इंसाफ की बेहतरी के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए। और हाँ, हमारे YouTube चैनल MBS तज्जिया को लाइक करना मत भूलिएगा।